स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक इंडिया में। दोस्तों ये है बिहार पुलिस सेट प्रैक्टिस 1 और आप लोगों को भी पता है कि आपके एग्जाम में लगभग 20 दिन का टाइम बचा हुआ है और यहाँ आप लोगों को डेली एक प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपको लेटेस्ट जो आपके सिलेबस बताया गया उसी के आधार पे है, जहां आपको 25 जीके जीएस की क्वेश्चन होंगी, 25 हिंदी की क्वेश्चन होंगी, 25 फिजिक्स की क्वेश्चन है और 25 हिस्ट्री की क्वेश्चन है। यानी कि 2 सब्जेक्ट आपको यहां सेलेक्टेड है, बाकी आपके जीके जीएस और हिंदी से क्वेश्चन यहां पर लिया गया है। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको पूरे 60 मिनट का समय देना है। आपको इसके लिए पूरे 100 अंक मिलेंगे और टोटल 100 क्वेश्चन के लिए आप लोगों को क्या करना है, एक कॉपी उठाना है और एक पेन उठाना है और आप लोगों को ये सेट पूरा करना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक भी नेगेटिव मार्किंग नहीं करना है, आपको पूरा का पूरा दोस्तों इसे जो है हर एक 100 क्वेश्चन का जवाब जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप जो है कितने क्वेश्चन को सही किए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे के लिए आपको मैं बता देता हूँ कि पीडीएफ आप लोगों को कहाँ से डाउनलोड करना होगा। तो दोस्तों पीडीएफ के लिए मैं आप सभी को बताऊँ, दोस्तों मैं पीडीएफ के लिए आपको बता दूं, आप इसे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ को एके इंडिया पीडीएफ टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। या आप दोस्तों akeindiajob.com के ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली सेट प्रैक्टिस देने के लिए। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के साथ मैं एक छोटी सी मोटिवेशनल कोट्स आप लोगों के साथ यहाँ शेयर करना चाहता हूँ, जो आपके अंदर आग लगा देगी तैयारी करने के लिए, मिशन बिहार पुलिस के लिए आपके अंदर आग लगा देगी। मोटिवेशनल कोट्स बहुत ही प्यारा है। ये आपका फैसला होगा कि आसमान की ऊंचाइयों से खूबसूरत दुनिया को देखते हो या असफलताओं की चौखट में ही रहकर सिमट जाते हो। क्या आप असफलता की चौखट पर ही अपना दम तोड़ देना चाहते हो? क्या आप भूल गए कि आप घर से बाहर इसलिए निकलते थे ताकि आप अपने सर पर जीत का ताज पहन के घर पहुंचे? क्या आप भूल गए उनके ख्वाहिशों को, अरमानों को, जिन्होंने आपके लिए वर्षों से संजो कर रखे हैं? आखिर हुआ क्या है आपको? आखिर क्यों आज आप उस तरीके से लड़ नहीं रहे हैं जिस तरीके से आपको लड़ना चाहिए? क्यों आप उस कस्मों से दूर भाग रहे हैं जो आपको जीत दिलाती है? आखिर क्यों आप एक नादान परिंदे की तरह गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए खामोश बैठे हैं? क्यों अभी तक आपके अंदर का मानो जगा नहीं है? बहुत कुछ हो तो मैं नहीं कहना चाहता, पर इतना जरूर बताता हूं, आप वो है जिसके अंदर से ही शख्सियत निकलती है। आप वो है जो कर्मों का तूफान पैदा कर इतिहास बदल सकता है। आप वो है जो लकीर को इतनी लंबी खींच सकता है, आगे आने वाले वर्षों तक वो सुनहरा बनकर चमकता रहेगा। वक्त बहुत नहीं है, पर वक्त इतना जरूर है कि अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को साकार कर जाइए। जी हाँ दोस्तों, ये मोटिवेशनल कोट्स आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेट प्रैक्टिस पूरी 1 घंटे से कम की नहीं होगी, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। बस आप लोगों को ये 1 घंटे देना है हमारे साथ और आप अपने नॉलेज को यहाँ पर पूरे अच्छे से बिखेर के देखो कि आप इसमें से कितना क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हो अपने मिशन बिहार पुलिस एग्जाम के लिए। चलिए दोस्तों आज के इस प्रैक्टिस सेट को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सामान्य जानकारी से। आप लोग अपना पेन और कॉपी उठा लो और पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, चंबल नदी पर स्थित जलाशय किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1 है गांधी सागर, दूसरा निजाम सागर, तीसरा महिष सागर या चौथा गोविंद सागर। इसका सही जवाब आप लोगों को बताना है। आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा, यहाँ मैं आप लोगों को आंसर भी बता दूंगा। आप लोग देखना, अपना स्कोर को कमेंट सेक्शन में अभी बिल्कुल नहीं बताना, अभी लाइक नहीं करना, अभी शेयर नहीं करना है। आप लोगों को पूरा सेट प्रैक्टिस कर लेना है, देन आपको डिसाइड करना है कि वीडियो को लाइक करना है या चैनल को सब्सक्राइब करना है या अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, चंबल नदी पर स्थित जलाशय किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा गांधी सागर। जी हाँ दोस्तों, जो चंबल नदी पर स्थित जलाशय है उसका नाम क्या है? गांधी सागर है। अब देखो गांधी सागर के बारे में मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आप सभी को बता दूं। देखो दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। जो चंबल नदी है दोस्तों वो आपके राजस्थान और मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अभी गांधी सागर आया है दोस्तों, तो आप यहाँ गोविंद सागर देख सकते हो, दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो गोविंद सागर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले मैं बता दूं, यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जो कि पंजाब में अवस्थित है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन से जोड़े का मिलान सही है?
आपको बताना है इसमें से सही कौन है। नवेली लोहा, राउरकेला जो है अब्रक, झरिया कोयला या हजारीबाग भूरा कोयला। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब काफ़ी इजी है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, झरिया कोयला। ठीक है, झरिया कोयला। अभी देखो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं नवेली कहाँ है, तो नवेली जो है राजस्थान में है। इसके बारे में भी आप लोगों को जानना जरूरी है। नवेली कहाँ है? राजस्थान में है। और ये क्यों प्रसिद्ध है नवेली? तो जो नवेली है दोस्तों वो रासायनिक उर्वरक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राउरकेला की बात करें दोस्तों, राउरकेला में अब्रक नहीं, राउरकेला में रासायनिक उर्वरक का उत्पादन होता है। झरिया की बात करें दोस्तों, तो झरिया जो है झारखंड में पड़ता है और ये कोयला के लिए सही है, ऑप्शन नंबर सी, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया। हजारीबाग की बात करें तो हजारीबाग में दोस्तों सीसा उत्पादन होता है जो कि झारखंड में स्थित है। ठीक है, भूरा कोयला के लिए प्रसिद्ध नहीं है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है कहाँ होता है? इसका सही जवाब बताइए। हार्मोन और इंसुलिन का उत्पादन की बात करें दोस्तों, तो हार्मोन और इंसुलिन का उत्पादन जो है वो होता है दोस्तों पैंक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिका में। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? अब देखो दोस्तों यहाँ जीवित जीवाश्म कौन कहलाता है? यहाँ डायोपेक्ट्रिस है, साइकस है, पाइनस या जिनकोगो है। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? अगर हम इसका सही जवाब की बात करें तो जिनकोगो जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। एक ये जीवित जीवाश्म कहलाता है जिनकोगो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है? देखो यहाँ पर ऑप्शन है नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। आप अपने सारे क्वेश्चन का आंसर कॉपी में जरूर लिखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण से होता है आप लोगों को बताना है। आप लोग अपना कॉपी में इसे नोट डाउन जरूर कीजिएगा। अगर मैं बताऊं दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस जो है दोस्तों वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, अभी देखो दोस्तों ग्रीन हाउस गैस की बात आई है तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं। ये CO2, मीथेन, CFC के कारण होता है। NO2 के जो कारण है वो बढ़ता है। यहाँ ग्रीन हाउस की मतलब क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। ग्रीन हाउस का मतलब होता है दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग जो है दोस्तों वो वायुमंडल के तापमान में वृद्धि के कारण होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे और अगला प्रश्न है, लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिपिन चंद्र पाल या लाला लाजपत राय या इनमें से कोई नहीं। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे प्रश्न। राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन थे? जी हाँ दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रकूट वंश के महान शासक कौन थे? तो गोविंद तृतीय। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? देखो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। आप लोग अपने कॉपी में इसका सही जवाब जो है जरूर बताइएगा। यहाँ दोस्तों बात है ये आपके अभिनव भारत के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों BD सावरकर है। ये वीर सावरकर नहीं होगा, BD आप कर लीजिएगा। क्या दोस्तों? BD सावरकर। ठीक है, BD सावरकर आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, BD सावरकर है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि साइमन कमीशन भारत कब आया? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। साइमन कमीशन जो भारत आया था 1928 ईस्वी को आया था। अगर दोस्तों बात करें साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन जो भारत आ रहा था दोस्तों वो आ रहे थे 8 नवंबर 1927 ईस्वी को। एक सदस्य की गठन किया गया ब्रिटेन में और वहां से भेजा गया साइमन कमीशन को, जिसमें कुछ मेंबर थे जो कि आपके जो गेटवे ऑफ इंडिया में थे। वो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत पहुंचे थे। ठीक है, तो साइमन कमीशन कब भारत पहुंचे थे? तो 1928 ईस्वी को पहुंचे थे। और सबसे पहले भारत में कहां पहुंचे थे? तो गेटवे ऑफ इंडिया पे पहुंचे थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषताएं थी? अब देखो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है, सबसे प्रमुख विशेषताएं कौन सी थी? तो दोस्तों इसका सबसे प्रमुख विशेषताएं थी नगर योजना। जी हाँ दोस्तों, सिंधु घाटी की सबसे प्रमुख विशेषताएं इसकी नगर योजना है। और एक प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता से और बनते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल है, जो समय है वो कितना है? तो दोस्तों इसके बारे में आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये जो इसका समय अंतराल है वो 2350 BC से लेकर के 1750 BC तक का है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं, क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र में जो विनिवेश होते हैं उसे निजीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी, निजीकरण कहते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के विनिवेश को क्या कहते हैं? निजीकरण कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हम बात करें ऑप्शन की उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण को, ये जो तीनों टर्म है दोस्तों
हमारे 1921 ईस्वी में जो प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हन थे, उनके शासनकाल में ये तीनों टर्म को जोड़ा गया था। और आप लोगों को बता दें दोस्तों, इस समय जो भारत के वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जो कि अभी रिसेंटली कुछ 2014 से पहले वो भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि एक चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त होने वाले स्टेथोस्कोप किस परिघटना पे आधारित है। अब देखो दोस्तों, इसका काफी महत्वपूर्ण सवाल है। पहले तो सबसे पहले स्टेथोस्कोप कौन यूज करते हैं, तो डॉक्टर करते हैं हार्ट बीट चेक करने के लिए। ठीक है, अभी ये स्टेथोस्कोप किस परिघटना पर आधारित काम करता है, तो दोस्तों ये ध्वनि तरंगों की बाह्य परावर्तन पे काम करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पूछा जा रहा है किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है। आप लोग इसका आंसर अपना कॉपी में नोट कीजिए। ठीक है, अगर इसका दोस्तों सही जवाब की बात करें तो प्रयोज्य निजी आय द्वारा जो है किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का जो है आकलन जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा पदशाह कहा था। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। किस सिख गुरु ने ऐसा कहा कि वो सच्चा पदशाह है, तो दोस्तों वो थे ऑप्शन नंबर ए गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो थे दोस्तों, वो उन्होंने खुद कहा, स्वयं कहा कि वो सच्चा पदशाह हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव धातु के हथियारों का प्रयोग करता था। मानव किस धातु के हथियारों का प्रयोग करता था। ठीक है, जो मानव धातु के हथियारों का प्रयोग करता था, कब किस युग से जो है वो करना स्टार्ट किया था। धातु का क्वेश्चन यहाँ पर ये है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, मैं आपको फिर से बता दूं। मानव जो है धातु का इस्तेमाल कब से करना शुरू किया है। अभी देखो दोस्तों, यहाँ पुरातन पाषाण युग, पूरा पाषाण युग या नव पाषाण युग या डी इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? अगर इसका सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। मानो जो है धातु का उपयोग जो है दोस्तों वो कांस्य युग से कर रहा है। ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, कांस्य युग से कर रहा है। और जब कांस्य युग में मानो जो धातु को यूज करता था वो कौन सा धातु था, तो वो था कॉपर धातु। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोगों को निम्नलिखित में से किस धातु का ज्ञान नहीं था। अभी देखो दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। सिंधु सभ्यता के लोगों को निम्नलिखित में से किस धातु का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन ए के कांसे, तांबे, लोहे या सोने का। इसका सही जवाब बताइए, आप लोग अपने कॉपी में नोट कीजिए। सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे का जो ज्ञान था वो नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मिस्र की सभ्यता विकसित हुई थी कब, माफ कीजिएगा कहाँ। मिस्र की सभ्यता की बात हो रहा है तो मिस्र की सभ्यता कहाँ विकसित हुआ था। गंगा नदी के घाटी पे या दजला फरात नदी के घाटी पे या हंगोहो नदी के घाटी पे या नील नदी के घाटी पे। देखो दोस्तों, मिस्र की बात आई है, मिस्र की सभ्यता के विकसित कहाँ हुआ, तो नील नदी के घाटी पे जो है ये इसकी जो सभ्यता है वो विकसित हुआ था। अगर वही दोस्तों बात करें हम हंगोहो नदी की घाटी पे, तो हंगोहो नदी की घाटी पे किसकी सभ्यता यहाँ पर विकसित हुआ था, तो चीन की सभ्यता हुआ था। और दजला फरात नदी की बात करें दोस्तों, तो दजला फरात नदी पे दोस्तों मेसोपोटामिया की सभ्यता जो था वो विकसित हुआ था। और नील नदी को दोस्तों मिस्र की देन भी कहा जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में औद्योगिकरण की आरंभ कब से शुरू हुआ। अभी देखो दोस्तों, भारत में औद्योगिकरण का आरंभ जो है वो कब से शुरू हुआ है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, भारत में औद्योगिकरण का आरंभ जो है दोस्तों 1853 ईस्वी से जो है वो शुरू हो गया था। ठीक है, कब से हुआ था, 1853 ईस्वी से। ठीक है, 1853 ईस्वी से जो था वो औद्योगिकरण जो था वो आरंभ हो चुका था। अभी देखो तो दोस्तों 1853 की जब बात आई है तो 1853 में भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी। ठीक है, तो जब से रेलगाड़ी चलना शुरू हुआ तब से भारत में औद्योगिकरण आरंभ हो गया। ठीक है, तो इस टर्म से आपको इस टर्म को जोड़ के रखना होगा। ठीक है, अब 1950 की बात करें तो 1950 में भारत गणतंत्र हुआ। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। अगर 1947 की बात करें तो 1947 में भारत आजाद हुआ था। और 1958 में बात करें तो भारत में कंपनियों का शासन समाप्त हुआ और ताज का शासन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, गुप्त काल का प्रसिद्ध ज्योतिषीचार्य एवं गणितज्ञ कौन थे। काफी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। गुप्त काल की बात हो रहा है तो गुप्त काल में आर्यभट्ट थे हमारे। पटना के जो तारीगना है, पटना के बगल में, वहाँ इनका जो था लाइब्रेरी था, लैबोरेटरी बोला जा सकता है। और इन्होंने शून्य का जो था आविष्कार भी इन्होंने ही किया था। शून्य का जो सिद्धांत था इन्होंने ही दिया था। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कीमत स्तर के साथ मुद्रा का मूल्य कब परिवर्तित होता है। अभी देखो दोस्तों, यहाँ जो आपके क्वेश्चन आया है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कीमत स्तर के साथ मुद्रा का मूल्य कब परिवर्तित होता है।
ऑप्शन है प्रत्यक्ष अनुपात के साथ, प्रतिलोम अनुपात के साथ, या समान अनुपात के साथ, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आप इसका आंसर अपने कॉपी में लिखिए, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, आप अपने कॉपी में लिखिए। इसका सही जवाब होगा प्रतिलोम अनुपात, ठीक है दोस्तों, प्रतिलोम अनुपात है। आप लोग अपने उस मोटिवेशनल कोट्स को याद कीजिए कि आपने मोटिवेशनल कोट में क्या सुना था। आपको अपना 1 घंटा यहां देना है, 15 मिनट नहीं देना। 15 मिनट में कुछ नहीं होगा, आपको अपना पूरा 1 घंटा देना है। आप यहां अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, आप यहां अपने क्वेश्चन को देखिए कि आप यहां कितने स्कोर कर पा रहे हैं। अभी वीडियो को लाइक नहीं करना है, अभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करना है। पहले आप इस पूरे क्वेश्चन को देख लो, 100 क्वेश्चन है यहां पर, पहले पूरे देख लो, उसके बाद जाकर के अपने दोस्तों को भी बताना कि यहां पर 100 क्वेश्चन जो एके इंडिया ने आपको प्रोवाइड कराया है कितना इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम में आप लोग जा सकते हैं, वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों, अगला प्रश्न है कि एक कर्मचारी की वास्तविक मजदूरी क्या है। यहां पर बात किया जा रहा है कि एक कर्मचारी की वास्तविक मजदूरी क्या है। ऑप्शन यहां पर आपके सामने है, तो इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, या तो अपने कॉपी में नोट कीजिए, जो कि लास्ट में आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया। एक कर्मचारी की वास्तविक मजदूरी की बात करें तो उसकी मुद्रा की क्रय शक्ति है। जी हाँ दोस्तों, एक कर्मचारी की वास्तविक मजदूरी क्या होती है, मुद्रा की क्रय शक्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। जी हाँ दोस्तों, अब ये मुद्रा की यहाँ बात करते हैं दोस्तों, वास्तविक मजदूरी आखिर होता क्या है, जरा इसके बारे में जानते हैं कि वास्तविक मजदूरी होता क्या है। यह वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा को बताती है जो कि एक व्यक्ति अपने मजदूरी से प्राप्त करता है। जी हाँ दोस्तों, अपनी मजदूरी से जो प्राप्त करता है, वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा को बताती है, उसे वास्तविक मजदूरी कहा जाता है। और एक कर्मचारी की जो वास्तविक मजदूरी होती है वो मुद्रा की क्रय शक्ति होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है ठंडे पानी की तुलना में गर्म पानी क्यों अच्छा साफ करता है। देखो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठंडे पानी की तुलना में गर्म पानी क्यों अच्छा साफ करता है, आप लोगों को बताना इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, ठंडे पानी की तुलना में गर्म पानी क्यों अच्छा साफ करता है। ऑप्शन ए के गर्म पानी में कम पृष्ठ तनाव होते हैं, गर्म पानी में अधिक पृष्ठ तनाव होते हैं, या गर्म पानी के अणु में साफ करने की अधिक ऊर्जा होती है, या गर्म पानी में गुप्त उष्मा होती है। इसका सही जवाब क्या होगा, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। इस क्वेश्चन को आप छोड़ना मत, इस क्वेश्चन को बनाना, क्योंकि आपकी साइंस की क्वेश्चन है। अगर बात करें दोस्तों ठंडे की पानी तुलना में गर्म पानी क्यों साफ करती है, क्योंकि दोस्तों इसका जो पृष्ठ तनाव होता है वो कम होता है, ठीक है। इसी के कारण ठंडे पानी की तुलना में गर्म पानी अच्छे से साफ करता है किसी कपड़े को। आपने भी अपने घरों में गर्म पानी से कपड़े को धोते होंगे, तो आपने वहां देखा भी होगा ठंडे पानी से कपड़े साफ नहीं होते, बट गर्म पानी से कपड़े जो है साफ हो जाते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जब किसी गैस को सम्मानित दाब पर रख करके विद्युत जो विसर्जन दिया जाता है, तब ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से उत्पन्न किरणें को क्या कहते हैं। अभी देखो काफी महत्वपूर्ण सवाल है। जब किसी गैस को सम्मानित यानी कि कांस्टेंट दाब पर रख करके विद्युत विसर्जन कराया जाता है, तो जो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होते हैं जो उत्पन्न किरणें को क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे कैथोड किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, कैथोड किरण कहते हैं। इस किरण को याद रखिएगा, इसका पूरा डिटेल आप लोग देख लीजिएगा, इससे आपको किरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, कैथोड की किरण की खोज किसने किया, पैराबैंगनी की खोज किसने किया। ये सारे क्वेश्चन आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, देख लीजिएगा। आगे आने वाले प्रश्नों में आप लोगों को इसको देखने को जरूर मिलेगा। बात करते हैं दोस्तों हंटर आयोग की स्थापना कब की गई। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, हंटर आयोग की स्थापना कब की गई। ऑप्शन 1917, 1918, 1919, 1920। इसका सही जवाब क्या होगा, हंटर आयोग की स्थापना जो है कब की गई दोस्तों। इसकी सही जवाब की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी 1919 ईस्वी में हुआ। अब हंटर आयोग की स्थापना क्यों की गई ये भी आपको जानना होगा, क्योंकि दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हंटर आयोग की स्थापना इसलिए किया गया था कि दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसमें कितने लोग मारे गए, कितने लोग घायल हुए, सारे रिपोर्ट बनाने के लिए हंटर आयोग की जो था उसे स्थापना किया गया। दोस्तों ये तो बात हो गई आपकी जीएस के सेक्शन में। अब बात करेंगे दोस्तों हिंदी के सेक्शन में कि हिंदी में जो 25 क्वेश्चन है उसमें से आप कितने क्वेश्चन का टाइम करते, तो बस बने रहिए आप हमारे साथ। और दोस्तों एक छोटा सा मैं ब्रेक लेता हूं यहां पर, और उसके बाद आप लोगों के साथ हिंदी का भी क्वेश्चन जो है यहां पर शेयर करता हूं। जी हाँ दोस्तों, शुरू करते हैं अब हिंदी के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आप सभी के सामने। तो आपने जीके में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, कमेंट में बता दीजिए कि आपने जीके में 25 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और कितने क्वेश्चन आपके लगभग सही हुए, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब हिंदी की। हिंदी में पहला प्रश्न है कि विच्छिन्न का अर्थ होता है। जी हाँ दोस्तों, विच्छिन्न शब्द का अर्थ आप लोगों को यहाँ बताना है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, टूटा हुआ, जुड़ा हुआ, या छना हुआ, या थोड़ा सा। तो दोस्तों विच्छिन्न शब्द का जो अर्थ होता है वो टूटा हुआ होता है। जैसे कि आपने कभी कभी सुना होगा विच्छिन्न हो चुका है ये सारा कुछ, तो ये पूरा जो है पूरा टूट चुका है, ठीक है। इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं और आप याद भी रख सकते हैं। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि दूध का धुला होने का आशय क्या होता है। दूध का धुला होने का आशय क्या होता है आपको बताना। मुहावरा एक, सफाई पसंद होना, या घमंडी होना, या गोरा होना, या निर्दोष होना। दूध का धुला है, जैसे आपने कभी बहुत बार एग्जाम्पल ऐसे देखा होगा कि क्या तुम दूध के धुले हो, तुम जोड़ नहीं हो। तो ऐसा एग्जाम में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, इसका आपको आंसर बताना है।
अभी इसका आंसर क्या होगा? निर्दोष। क्या तुम भी निर्दोष हो? दूध के धुले हो, तुम भी तो वही हो यार, चोर चोर मौसेरे भाई, ठीक है, तो निर्दोष। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? यहाँ तद्भव बताना दोस्तों कि इसमें से कौन सा शब्द जो है वो तद्भव है। ठीक है, ऑप्शन है आदेश, अर्ध, ओठ या भाग्य। यह निर्देश यहाँ का है दोस्तों, ठीक है, निर्देश को आप मत देखना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव आपको बताना है क्या है, तो दोस्तों ओठ जो है वो तद्भव शब्द है। ठीक है, कौन सा शब्द है दोस्तों? ओठ। ओठ जो है तद्भव है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निर्देश है कि 29 से लेकर के 31 तक का प्रश्न। यहाँ 31 तक का प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, तीनों प्रश्न जो है प्रत्येक वर्ग में एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। अशुद्ध वर्तनी को चिन्हित कीजिए। अभी देखो, जैसे प्रतिपादन, ज्येष्ठ, असर या सुगंध, इसमें से 3 एक टर्म है और एक जो है अलग है, उसको आपको निकाल के बताना है कि इसमें से कौन है वैसा। ठीक है, तो दोस्तों प्रतिपादन की बात करें तो प्रतिपादन ही इसमें सबसे अलग है, लेकिन ज्येष्ठ, असर और सुगंध जो है दोस्तों तीनों का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, ज्येष्ठ है, बड़ा है, अक्षर बड़ा होता है, सुगंध भी, तीनों सेम ही है। ठीक है, लेकिन प्रतिपादन जो है वो अलग है। बात करते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है समर्थन, कवियत्री, निर्णायक या व्यक्ति। तीनों में से अलग एक कौन है? चारों में से एक अलग है, उसको आपको चुन के निकालना है। बात करें दोस्तों समर्थन, समर्थन जो है वो अलग है, बाकी कवियत्री और निर्णायक और व्यक्ति जो है तीनों एक समान है। अगला प्रश्न है कि एक भाषा दूसरी भाषा से क्या लेती है? अक्षर, ध्वनि, शब्दावली या इनमें से कोई नहीं। और निर्देश ये नीचे वाला है। ठीक है, एक भाषा दूसरी भाषा से क्या लेती है, आप लोगों को बताना है। अगर बात करें दोस्तों एक भाषा दूसरे भाषा से क्या लेती है दोस्तों, तो वो लेती है शब्दावली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बाकी सब तो सेम ही होते हैं ना, आप हिंदी बोलो, अंग्रेजी बोलो, तेलुगु बोलो, उड़िया बोलो, असमी बोलो, बंगाली बोलो, सब तो एक ही होते हैं, मतलब तो सबका एक ही होता है। अगला 32 से 34 का जो प्रश्न है दोस्तों, 32 से लेकर के 34 तक का प्रश्न, उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि प्रत्येक शब्द में दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द को चयन कीजिए और विकल्पों में से उसके चयन कीजिए। परिणति, इसमें से आपको इसका समानार्थी शब्द को चुनना है। परिणति का इसमें से समानार्थी शब्द कौन सा है वो चुनना है। अंत, परित्राण, अवशिष्ट या परिणय, इसका सही जवाब क्या होगा? परिणति का समानार्थी शब्द कौन सा होगा दोस्तों? परिणति का अगर समानार्थी शब्द की बात करें तो अंत होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। वहीं बात करते हैं जात देव का। जात देव का क्या होगा समानार्थी शब्द? तो जात देव का समानार्थी शब्द की बात करें दोस्तों तो अग्नि जो है वो होगा। जात देव का क्या होगा? अग्नि होगा। ठीक है, अग्नि, ठठारी, बूढ़ा में से अग्नि इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है धनुष। धनुष का समानार्थी शब्द कौन है? सरासन, विशिरवासन या कापिक्ष या कोदंड, इसका सही जवाब क्या होगा? 34 का। जी हाँ दोस्तों, 34 की बात करें धनुष का तो कोदंड है जो इसका समानार्थी शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रश्न 35 से लेकर के 37 तक प्रत्येक शब्दों के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द को छांटिए। इसमें से पर्यायवाची शब्द को छांटना है व्योम। व्योम किसका पर्यायवाची शब्द है? इसको छांटना है। ठीक है, आकाश, किरण, अग्नि या ब्रह्म, इसमें से इसका सही जवाब क्या होगा? ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों व्योम, आप आकाश जो है इसका पर्यायवाची शब्द है। व्योम आकाश का ही क्या होता है? पर्यायवाची शब्द है, बाकी सब अलग अलग टर्म है। ठीक है, अगला बात करते हैं कानन, मधुकर, पुष्प, विहिप, वन, इसका समान पर्यायवाची शब्द इसमें से ढूंढना है कि कानन में का पर्यायवाची जो शब्द है वो कौन है इसमें से। ठीक है, तो दोस्तों पर्यायवाची शब्द की बात आई है तो जो कानन है वन को कहा जाता है, वन, कानन। ठीक है, जंगल, ये सारी एक ही चीज़ है। दास, नौकर। ठीक है, तो पादप, तात, भृत्य, श्रमिक। दास यानी कि श्रमिक, नौकर। ठीक है, 37 का क्या होगा दोस्तों? 37 का आपका माफ कीजिएगा, श्रमिक नहीं होगा, भृत्य होगा। दास या नौकर, श्रमिक यानी कि मजदूर होता है, भृत्य यानी कि नौकर, जो दास है आपका वो होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों 38 से लेकर के 41 तक। यहाँ पर 38 से लेकर के 41 तक का प्रश्न है। 38 से 41 तक दिए गए वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति उसी वाक्य के काले मोटे अक्षर शब्द के उपयुक्त विलोम द्वारा की जानी चाहिए। इसके लिए 4 विकल्प प्रस्तावित है, उचित विकल्प का चयन कीजिए। अभी देखो दोस्तों, यहाँ पर आपके जो मोटे शब्द हैं यहाँ नहीं दिए गए हैं, तो मैं आप लोगों को यहाँ इंडिकेट करके बता दूंगा कि किसका आपको यहाँ पर विलोम शब्द लिखना है। जी हाँ दोस्तों, अगर पहले प्रश्न की हम बात करें तो पहले प्रश्न में कोमल का आपको यहाँ पर क्या लिखना है? तो विलोम लिखना है। ठीक है, कोमल का क्या लिखना है? विलोम। कोमल शब्द को विलोम यहाँ लिखना है। तो जो शब्द है हमारा सेंटेंस से कोमल शब्द सुनकर सांत्वनता मिलती है, न कि क्या। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करते हैं कोमल शब्द की आपकी विलोम शब्द, तो कोमल का क्या होता है? विलोम। ठीक है, कोमल का विलोम का बात करें दोस्तों तो परुष। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर परुष हो जाएगा। अगर दोस्तों उसी तरह हम अगले प्रश्न की बात करें तो
अगला प्रश्न है कि वह शास्त्रों का भले ही हो पर लोकाचार में सर्वज्ञ अनभिज्ञ है। तो दोस्तों इसमें अगर बात करें तो अनभिज्ञ का आपको यहाँ पर विलोम लिखना है। ठीक है, अनभिज्ञ का क्या लिखना है यहाँ पर? विलोम लिखना है। वो शास्त्रों को भले ही क्या है, अज्ञ है, कृतज्ञ है, शास्त्रज्ञ है या अभिज्ञ है, यहाँ आपको लिखना है इसका विलोम। ठीक है, आपको यहाँ से भी इसको देखना हो कि इसमें से इसका विलोम कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही जवाब की बात करें तो अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अभिज्ञ का विलोमार्थी शब्द अनभिज्ञ होता है, अनभिज्ञ का विलोमार्थी शब्द अभिज्ञ होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मैं स्वयं तो क्या सकारण पत्र भी कम ही लिखता हूं। अभी देखो दोस्तों यहाँ सकारण का विलोम यहाँ देना है। ठीक है, सकारण का क्या देना है? विलोम लिखना है। दोस्तों यहाँ पर सकारण का विलोम लिखना है। तो सकारण का विलोम क्या होता है? अकारण। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आप लोग देखना अपनी कॉपी में सारे नोट्स को यहाँ पर देखना, पूरा जो भी क्वेश्चन आप बना रहे हो उसको कितना क्वेश्चन सही कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा इसके लिए। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कि विज्ञान के डैश है और नकारात्मक दोनों पहलुओं आज हमारे सामने हैं, आज हमारे समान है। ठीक है, तो नकारात्मक का अब यहाँ क्या लिखना है आपको दोस्तों? इसका विलोम शब्द लिखना है। तो नकारात्मक का क्या होता है आपको यहाँ बताना है? संस्कारात्मक, विकारात्मक या संकारात्मक या गुणात्मक, यहाँ ये बताना है विज्ञान के। ठीक है, तो अगर इसके सही जवाब की बात करें दोस्तों तो यहाँ होगा संस्कारात्मक। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। विज्ञान के संस्कारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू आज हमारे सामने हैं। ठीक है, समान है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 42 से लेकर के 44 तक के प्रश्न। ठीक है, 42 से लेकर के 44 तक के प्रश्न। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्यांश का सही अर्थ के लिए सही लोकोक्तियां का चयन करना है। विपदा सब पर आती है, यहाँ इसका ये मतलब यहाँ बता रहा है और इसमें से कौन सा लोकोक्तियां इसके लिए सही होगा वो बताना है। विपदा सब पर आती है, ऑप्शन पहला है चांद को भी ग्रहण लगता है। ये बात इब्दाए इसके है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, असमान से गिरा खजूर पे अटका। विपदा सब पर आती है, इसका मतलब क्या होगा? अगर बात करते हैं दोस्तों विपदा सब पे आती है तो चांद को भी ग्रहण लगता है, जो लोकोक्तियां इसके लिए बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि केवल दिखावे से नाम नहीं मिलता। ठीक है, यहाँ देखो दोस्तों केवल दिखावे से नाम नहीं मिलता, इसके सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर 4 है। जोग जुगत व जानी, कपड़े रंग भय बियागी, खेत खाए गधा मार खाए जुल्हा, आप मरे बिना स्वर्ण नहीं मिलता, कहने से कुम्हार गधे भी नहीं चढ़ता। ठीक है, अभी यहाँ पर है कि केवल दिखावे से नाम जो है नहीं मिलता। इसका सही जवाब की बात करते हैं तो इसका सही जवाब होगा जोग जुगत वो जानी, कपड़े रंग भय बिरागी। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, केवल आपको अपने नाम को प्रचलित करने से कुछ नहीं होता, उसके लिए आपको काम भी करना पड़ता है। ठीक है, चलिए एक इंडिया ऐसे ही नाम नहीं बना है, इसके लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है, तभी आप लोग जानते हो एक इंडिया को। ठीक है, तो ये लोकोक्तियां के साथ ये जो वाक्य है काफ़ी अच्छा बैठता है। आगे बात करते हैं विनाश करने वाले का विनाश निश्चित है। इसका सही लोकोक्तियां इसमें से कौन से हो गए? नंग पड़े मैदान में चोर बलाया लेई, पराधीन सपनेहू सुख नाही, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, चोर की दाढ़ी में तिनका। विनाश करने वाले का विनाश निश्चित है, जो विनाश करेगा उसकी भी विनाश जरूर है। ठीक है, अगर इसकी लोकोक्तियां की बात करें दोस्तों तो इसका सही जवाब होगा बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 45 से 47 तक। ठीक है, 45 से 47 तक है। इसमें लोकोक्तियां या मुहावरा दिया गया है और प्रत्येक अर्थ का 4 विकल्प यहाँ दिए गए हैं, सही विकल्प को चुनिए। यहाँ पर आपको अब बताना है मुहावरे का अर्थ। पहले मैंने लोकोक्तियां बताया था कि इसमें से इस अर्थ का लोकोक्तियां कौन सी बनेगी। अब आपको यहाँ पर मुहावरे लोकोक्तियां से बताना है कि इसका सही अर्थ क्या निकलेगा। ऊँट रे ऊँट तेरी कान कौन सी कल सीधी। ठीक है, ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी, आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। अगर बात करें दोस्तों ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी, तो जिसमें दोष ही दोष हो उसको कौन बचा सकता है, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न है खिसियाइन बिल्ली खंभा नोचे, इसका अर्थ क्या होगा? जो क्रोध में पागल हो जाए, शक्तिशाली पर वश न चलने पर दुर्बल पर क्रोध करना, जो स्वरथा निकम्मा हो काम बिगड़ जाने पर सब पर गुस्सा करने वाला। यहाँ दोस्तों
आप देखो सही ढंग से देखना, मुहावरे है जो है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसका अर्थ क्या होगा आपको बताना है। जी हाँ दोस्तों, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जो शक्तिशाली पर वश नहीं चलता है तो दुर्बल पर क्या करता है, क्रोध करता है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसका बिल्कुल सही अर्थ होगा। अगला प्रश्न है, गोदान के रचयिता कौन है? काफी महत्वपूर्ण सवाल होगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। जी हाँ दोस्तों, बात करें गोदान के रचयिता के बारे में तो गोदान के रचयिता कौन है? तो वो है दोस्तों प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 48 से 50 तक। जी हाँ दोस्तों, 48 से लेकर के 50 तक के प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक शब्दों के लिए उसके उचित दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास का चयन कीजिए। अब आपको समास से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा रहा है। बिलाग कौन सा समास है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बिलाग की बात किया जा रहा है तो कौन सा समास होगा? इसका सही जवाब की बात करें दोस्तों तो इसका सही जवाब होगा अव्ययी भाव समास से बिलाग। ठीक है, कौन से समास है? बिलाग अव्ययी भाव समास है। आपको समास की पूरी जानकारी रखनी होगी, तभी आप यहाँ से 2-3 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ अटेम्प्ट कर पाओगे। प्रत्यक्ष की बात करते हैं, प्रत्यक्ष कौन सा समास है? तो दोस्तों प्रत्यक्ष की बात करते हैं तो प्रत्यक्ष जो है अव्ययी भाव समास है। काफी इजी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है पंकज। पंकज कौन सा समास है? तो दोस्तों पंकज की बात करें तो ये बहुव्रीहि समास है पंकज। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आप दोस्तों बात करेंगे 2 सब्जेक्ट जो कि आपको चुनना है फिजिक्स में, चाहे आप चुनो कोई और सब्जेक्ट जो कि आपको चुनना है, उसमें से दोस्तों हम बात करेंगे फिजिक्स में और दूसरी सब्जेक्ट है दोस्तों हिस्ट्री। अगर आप दोनों में से अगर दोनों सब्जेक्ट को चुनना चाहते हो तो आप आगे की वीडियो देख सकते हो, वरना आप यहीं पर इस टेस्ट को छोड़ सकते हो। क्योंकि अगर आप साइंस की तैयारी करते हो तो आपके एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, रेलवे के लिए फिजिक्स और आपके हिस्ट्री के लिए, और हिस्ट्री काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आपके जीके के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अगर आप आगे देना चाहते हो दोस्तों टेस्ट तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे के क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। क्या दोस्तों आपको वो लाइन याद है जो मैंने वीडियो के शुरू में आप लोगों को बताई थी? अगर याद है तो चलिए फिर से शुरू करते हैं एक नए एनर्जी के साथ, और यहाँ पर देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फिजिक्स के है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं थर्म जो है किसकी इकाई है? ऑप्शन नंबर 1 है शक्ति की, उष्मा की, प्रकाश की, दूरी की। दोस्तों इसका सही जवाब की बात करें तो थर्म जो है दोस्तों उष्मा की इकाई है। जी हाँ दोस्तों, थर्म किसकी इकाई है? उष्मा की इकाई है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अब इस सारे क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप लोग अपने कॉपी में जो नोट कर रहे हो ना, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट में बताना कि आपने 100 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही किया। और मैं दोस्तों यहाँ 60 मिनट के अंदर आप लोगों को सारे क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। 100 क्वेश्चन, जो कि आप लोगों को भी पता होगा कि 100 क्वेश्चन 60 मिनट के अंदर करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अभी तो दोस्तों अभी मात्र 33 मिनट ही हुए हैं, अभी आधे घंटे बाकी है। 50 क्वेश्चन मैंने कर लिया, 50 क्वेश्चन और बाकी है, और आपके पास भी इतना टाइम बाकी है कि आप 50 मिनट के अंदर ये 100 क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, 50 मिनट के अंदर। चलो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बर्फ को बुरादे में पैक किया जाता है, क्यों किया जाता है बर्फ को बुरादे में पैक? जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब की बात करें तो जो बुरादा होता है उष्मा का कुचालक होता है। जो बुरादा होता है उष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। इसी के लिए बर्फ को जो है बुरादे में पैक किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बर्फ को कहाँ पैक किया जाता है? बुरादा में पैक किया जाता है। ठीक है, बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्यों? यह सरलता से मिल जाता है, या सस्ता होता है, या हानिकारक नहीं, यह विशिष्ट उष्मा अधिक होता है, या जल को गर्म करना आसान होता है। देखो दोस्तों, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? क्योंकि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि इसकी विशिष्ट उष्मा जो है अधिक हो जाता है। ठीक है, विशिष्ट उष्मा अधिक होने के कारण जो है इसका यूज जो है किया जाता है। अगला प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से किस धातु को उष्मीय चालकता सबसे अधिक है? बात करते हैं लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, चांदी। इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से किस धातु का उष्मीय चालकता सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर ए लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, चांदी। तो बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर तो इसका सही जवाब होगा चांदी। जी हाँ दोस्तों, चांदी का जो उष्मीय चालकता है वो सबसे अधिक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोई पिंड उष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो जाता है क्या? काला और खुरदरा, काला और मसृण, सफेद और खुरदरा, या सफेद और मसृण? इसका सही जवाब क्या होगा? अगर बात करते हैं दोस्तों कोई पिंड उष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है तो वो कैसा होता है? तो दोस्तों इसका अगर हम सही जवाब की बात करें तो काला और खुरदरा जो पदार्थ होते हैं, जो थिंग होते हैं, जो अवशेष होते हैं दोस्तों, वो जो है पिंड जो होता है सबसे अधिक उष्मा का अवशोषण करता है। और काले कपड़े के बारे में आपको भी पता होगा कि काला कपड़ा गर्मियों में नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वो उष्मा का अधिक अवशोषण करता है, जिससे कि गर्मी और बढ़ जाती है। ठीक है, तो काला और खुरदुरा को हटा देंगे। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया की उष्मा किस पर निर्भर नहीं करती?
जी हाँ दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया की ऊष्मा किस पर निर्भर नहीं करती, इसका जवाब आप लोगों को बताना है। और आप लोग अपना स्कोर अपने कॉपी में जरूर नोट करते जाइएगा कि आप 56 का आंसर क्या दे रहे हो, क्योंकि ये पीडीएफ जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको वहाँ से रिवीजन काफ़ी अच्छा से हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर इसका सही जवाब की बात करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की ऊष्मा किस पर निर्भर नहीं करती, तो उस पथ पर जिस पे कि अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है उससे रासायनिक अभिक्रिया की ऊष्मा निर्भर बिल्कुल नहीं करती है। ठीक है, उस पथ पर जिससे कि अंतिम उत्पाद जो प्राप्त होता है उस पर निर्भर बिल्कुल नहीं करती रासायनिक अभिक्रिया की ऊष्मा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है, क्यों? अभी देखो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। अभी जैसे ठंडी के दिन है, आपके हैंडपंप जो होती है, आपके जो घर में चापाकल होगा उसका पानी गर्म होगा, मोटर के पानी गर्म होता है, क्यों होता है आपको बताना है। कितना ईजी सवाल है यार दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी ईजी सवाल है, आपको इसका जवाब देना है। हंसते खेलते आपको ये सवाल का जवाब भी दे देना है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं इसका सही जवाब बात करते हैं कि पृथ्वी के भीतर का जो तापमान होता है वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी के अंदर का जो तापमान होता है वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। इसी के कारण शीतकाल में जो हैंडपंप का पानी जमीन के अंदर से निकलता है वो गर्म होता है, क्योंकि बाहर का वातावरण जो है काफ़ी ठंडा होता है और जो अंदर का तापमान ज़्यादा नहीं होता है, नॉर्मल ही रहता है, लेकिन बाहर का तापमान ठंडा होने के कारण वो पानी जो हमें गर्म महसूस होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? अभी गर्म पानी से होता है या उबलता हुआ पानी से होता है, भाप से होता है, इनमें से कोई नहीं। आपने कभी रोटी पकाई होगी, कभी रोटी सेकी होगी, तो आपको इसके बारे में पता जरूर होगा, या तो आपकी मम्मी से जरूर सुना भी होगा। किस में अधिक जलन पैदा होता है दोस्तों? तो भाप में। भाप में क्यों होता है? क्योंकि इसमें विशिष्ट ऊष्मा अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? जी हाँ दोस्तों, दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है, इसका जवाब बताना है। इसका सही जवाब होता है तो अपने अपने तापमान पर दोनों निर्भर करता है। जी हाँ दोस्तों, दो निकायों के बीच का ऊष्मा का प्रवाह दिशा जो है किस पर निर्भर करता है? अपने अपने तापमान पर निर्भर करता है। अगली बात करते हैं दोस्तों, वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है? क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है वातावरण के अंदर? इसका सही जवाब क्या होगा, आप अपने कॉपी में जरूर लिखिए। अगर बात करें दोस्तों वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण का, तो दोस्तों इसे एडवेक्शन जो है वो कहा जाता है, अभिवहन इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अभिवहन इसे कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उबलते जल द्वारा जलने की तुलना भाप से जलना अधिक कष्टदायक होता है, क्यों? अभी मैंने आपका इसका सही जवाब बताया। अभी आपको, अगर आपने उस क्वेश्चन को देखा, इस क्वेश्चन का जवाब इजीली बता दोगे, बिना देखे बिना पढ़े बता दोगे, इसका इतना मेरी गारंटी है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब होगा भाप में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। ठीक है, क्या होती है? गुप्त ऊष्मा होती है, इसी के कारण क्या है, अधिक कष्टदायक होता है भाप से जलना। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस में संवहन होती है? अभी देखो दोस्तों, संवहन किस में होती है आपको बताना है। ठीक है, संवहन के बारे में आप लोगों को बताना है कि संवहन किस में होती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकने वाले में से प्रश्नों में से एक है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें द्रव और गैस में दोस्तों जो है संवहन जो है वो पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं दोस्तों? आपके द्रव और गैस में। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो अणु का संचरण के कारण जो है वो होता है, और ठोस में जो आपके अणु है वो संवहन नहीं कर पाती, वो आपकी फ्लो नहीं हो पाएगी, इसी के लिए उसमें संवहन संभव नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित द्रव में से कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होती है? आपको अब ये बताना है कि सबसे अधिक किस द्रव की वाष्पन अधिक होती है? मिट्टी का, तेल का, जल का, पेट्रोल का या अल्कोहल का? इसमें सही जवाब कौन होगा? अगर जल को आप रखोगे, पेट्रोल को रखोगे, अल्कोहल को रखोगे या मिट्टी का तेल को रखोगे, तो सबसे तेजी में कौन उड़ जाएगा? आपने देखा होगा पेट्रोल को गाड़ी में डालते हैं तो कुछ भाप बन के उड़ जाता है। लोग कहते हैं कि पेट्रोल को ढक्कन बंद करके रखना चाहिए क्योंकि वो उड़ जाएगा, वाष्प हो जाएगा। अब आपको बताना है कि सबसे पहले कौन उड़ेगा, पेट्रोल या अल्कोहल? जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब की बात करें तो अल्कोहल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अल्कोहल सबसे पहले उड़ जाएगा। ठीक है, प्योर जो अल्कोहल होगा वो उड़ेगा। ठीक है, और वैसे तो आपको पता होगा बिहार में अल्कोहल बंद है। अगला प्रश्न है कि गैस फ्लेम, ज्वाला का सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? जो गैस फ्लेम होता है, जो आग होता है, सबसे गर्म भाग को क्या कहा जाता है वो बताना है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होगा, आग से संबंधित एक प्रश्न है। इसका सही जवाब बात करें दोस्तों, नॉन ल्यूमिनस जोन। जी हाँ दोस्तों, नॉन ल्यूमिनस जोन इसे कहा जाता है, जो कि सबसे गर्म होता है फ्लेम के भाग में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? क्या है पृथ्वी? एक तरह का उष्मा की अच्छी परावर्तक है, उष्मा की खराब अवशेषक है, उष्मा की अच्छी अवशेषक और अच्छी विकिरक है, या उष्मा की खराब अवशेषक और खराब विकिरक है? आपको इसका सही जवाब बताना है, अपने कॉपी में नोट करना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और हाँ, आप लोग वीडियो के लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये सेट प्रैक्टिस कैसा लग रहा है। ठीक है, जरूर बताइए। काफ़ी मेहनत के बाद आप लोगों के साथ ये प्रैक्टिस सेट मैं आप प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो भाई इतना बनता है।
अगर आप लोग ऐसी आगे की सेट प्रैक्टिस लेना चाहते हो दोस्तों तो आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हो यूट्यूब के ऊपर। आप देख रहे हो एक आइकन है ज्वाइन का, वहाँ से 156 रुपीज़ लगती है 1 मंथ की। आप वहाँ से वो चीज़ भी कर सकते हो। आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाएगी, सारी PDF मटेरियल भी दिया जाएगा, तो आप लोग कर सकते हो वहाँ से। कोई ज़्यादा पैसा इसमें नहीं देने की बात है, ठीक है। अभी देखो दोस्तों, यहाँ बात है कि पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है, तो दोस्तों उष्मा की खराब अवशेषक और खराब जो है विकिरक है, ठीक है। क्या है? पृथ्वी उष्मा की खराब अवशेषक और खराब विकिरक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर कि धातु की चायदानियों में लकड़ी की हैंडल क्यों लगाए जाते हैं। अब धातु की जो चायदानी होती है, जिसे चाय छन्नी भी कह सकते हैं, या जो चाय डालने के लिए होता है, उसमें लकड़ी के हैंडल क्यों लगाया जाता है? क्योंकि लकड़ी उष्मा का कुचालक होता है, इसमें बिजली का शॉक नहीं लगता है, या पात्र सुंदर लगता है, इससे स्वच्छता होती है। इसका सही जवाब क्या होगा? धातु की चायदानियों में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाया जाता है? काफ़ी कॉमन सेंस का क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। अगर दोस्तों इसका सही जवाब की बात करें, धातु के चायदानियों में लकड़ी का जो हैंडल लगा होता है क्यों लगा होता है, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा लकड़ी जो है उष्मा का कुचालक होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीज हमें अधिक गर्म क्यों रख सकता है? इसका सही जवाब क्या होगा? अब देखो दोस्तों, शीतकाल में एक मोटी कमीज पहनो, चाहे 2-3 कपड़े अंदर अंदर पहन लो, आपको गर्म लगेगा। क्यों लगेगा? इसका जवाब बताना है। आप अपने लाइफ में तो यूज करते होगे जरूर, लेकिन इसका रीजन जो है नहीं पता होगा, और आपके एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बन के सामने आ गई है। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में। जी दोस्तों, अगर इसका सही जवाब की हम बताएं आप लोगों को, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। 2 कमीजों के बीच वायु की परत जो है प्रतिरोधी माध्यम के रूप में काम करती है। जी, आपके अंदर की गर्मी आपके अंदर ही रहेगी, बाहर की गर्मी बाहर ही रहेगी। जो आप 2 कपड़े पहनते हो, ठीक है, वो एक लेयर बन जाता है आपके अंदर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है। जी हाँ दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है, तो ऑप्शन नंबर सी विकिरण द्वारा पहुंचती है। काफी इजी सवाल था। अगला प्रश्न है, उसमें विकिरण का अमान्य लक्षण यह है कि यह यात्रा करती है कैसे? सरल रेखा में, सभी दिशाओं में, प्रकाश की गति के साथ, या जिस माध्यम से गुजरती है उसमें उसे गर्म कर देती है। उसमें विकिरण का अमान्य लक्षण कौन सा है? आपको बताना है उसके अमान्य लक्षण कि अमान्य लक्षण जो है उसमें विकिरण का कौन सा है। इसकी अगर बात करें तो दोस्तों ये प्रकाश की गति के साथ गति करती है, उसमें विकिरण, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक कौन सा है? यहाँ दोस्तों बताना, निम्नलिखित में से उष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक कौन सा है? ऑप्शन है कि अब्रक, एस्बेस्टस, सेलुलाइड, या पैराफिन मोम। इसका सही जवाब क्या होगा? अगर इसकी सही जवाब की बात करें दोस्तों, पैराफिन मोम जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नोक्त में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट उष्मा का मान होता है? आपको बताना है सबसे ज़्यादा विशिष्ट उष्मा का मान किसमें होता है? कांच में, टॉल बेसिफिक हीट में, या शीशा में, या जल में। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसकी सही जवाब के बारे में आप लोग बता सकते हो अपने कमेंट सेक्शन में, और या तो अपने कॉपी में नोट कर सकते हो। सबसे विशिष्ट उष्मा का मान जल में होता है, ठीक है, 0-1, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, जब किसी कांच के ग्लास पर गर्म पानी का छिड़काव किया जाता है तो वो टूट जाता है, क्यों? इसका सही जवाब बताइए। जब किसी कांच के ग्लास में गर्म पानी का छिड़काव किया जाता है तो वो टूट जाता है, क्यों? क्योंकि दोस्तों गिलास का अचानक से संकुचित हो जाता है। जहां हम अगर पानी छिड़कते हैं गर्म गिलास से, वो उस पर हम अगर पानी छिड़क देते हैं, या ठंडी गिलास पे हम पानी छिड़क देते हैं, तो वो संकुचित हो जाता है या फैल जाता है, जिसके कारण से गिलास क्या होता है? टूट जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उष्मा का कुचालक कौन है? तांबा, लकड़ी, पारा, एल्युमिनियम। उष्मा का कुचालक की बात किया जा रहा है, इसमें से उष्मा का कुचालक कौन है? काफी इजी सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब आप दे सकते हो लकड़ी। जी हाँ दोस्तों, लकड़ी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आंसर भी आप लोगों को देखने को मिल गया है, तो इस प्रश्न को करते हैं स्किप, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी विधि उष्मा स्थानांतरण की है? यहाँ पर उष्मा स्थानांतरण की विधि पूछा जा रहा है कि उष्मा का स्थानांतरण होता है किसमें? संवहन में, वाष्पन में, परिक्रमण में, या उष्मीय विस्तार में। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा संवहन में। जी हाँ दोस्तों, उष्मा का स्थानांतरण जो है संवहन से होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस युक्ति को विकिरण उष्मा का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? निम्नलिखित में से किस युक्ति का विकिरण उष्मा का पता लगाने के लिए उपयुक्त किया जाता है? इसका जवाब आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ताप वैद्युत पुंज। जी हाँ दोस्तों, ताप वैद्युत पुंज द्वारा जो विकिरण उष्मा का पता लगाया में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने हिस्ट्री के क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ देखेंगे 25 इंपॉर्टेंट हिस्ट्री क्वेश्चन आंसर, और मिलते दोस्तों आप एक छोटी सी ब्रेक के बाद। लेकिन आप लोग कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए एक इंडिया के साथ और इस बिहार पुलिस के सेट प्रैक्टिस के साथ।
और आप अपने देख लीजिए कितने क्वेश्चन आपने सही किया है, कितना क्वेश्चन गलत किया है। मिलते तुरंत आप लोगों से 1 सेकंड के अंदर। लो जी दोस्तों, आ गए एक और नए एनर्जी के साथ और बात करते हैं हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। जी हाँ दोस्तों, पहला प्रश्न है कि हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था जो थी वो कैसी थी, इसके बारे में बताना है। ऑप्शन 1 है समतावादी, दास श्रम आधारित, या रंगवर्ण आधारित, या जाति आधारित। इसका सही जवाब क्या होगा? अगर इसकी सही जवाब की बात करें तो हड़प्पा की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो समतावादी थी। ऑप्शन नंबर ए इसकी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के लिए सही है। यहाँ बताना है कि सभ्यता जो है वो सही है हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड। तो घोड़े बलिदानों के लिए उन्हें जाना जाता था, गाय उनका पवित्र पशु था, पशुपति उनके द्वारा पूजे जाते थे, या संस्कृति आम तौर पर स्थित था। इसका सही जवाब क्या होगा? अगर हम बात करते दोस्तों इस क्वेश्चन की, तो इसका सही जवाब होगा पशुपति उनके द्वारा जो था वो पूजा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी चीज सिंधु घाटी की खुदाई में वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का घोतक है। इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन यहाँ पर है 4। इसका सही जवाब की बात करें दोस्तों तो इसका सही जवाब होगा मोहरे। जी हाँ दोस्तों, मोहरे जो है वो सिंधु घाटी की खुदाई के वाणिज्यिक और आर्थिक विकास के घोतक हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर था, कौन सा शहर था। भारत में सबसे पहले कौन सा शहर खोजा गया था दोस्तों, तो इसका सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब होगा हड़प्पा। जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हड़प्पा जो है सबसे पहले भारत में खोजा गया था। तो हड़प्पा किसके द्वारा खोजा गया था ये भी इंपॉर्टेंट है। तो दयाराम साहनी के द्वारा। और ये कहाँ कौन सी नदी की स्थित है, तो दोस्तों ये आपकी रावी नदी पर स्थित है। ठीक है। अगर मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो की खोजकर्ता कौन है, तो राखलदास बनर्जी हैं। और ये कौन सी नदी पर स्थित है, तो सिंधु नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी हड़प्पा की खुदाई में नहीं पाई गई थी। यहाँ पर बताना है कि हड़प्पा की खुदाई में कौन सा चीज़ जो है नहीं पाया गया था। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा शिखर रहित मंदिर। बाकी व्यवस्थित नालियाँ, किला, जलाशय ये हड़प्पा की खुदाई में पाए गए थे, लेकिन शिखर रहित मंदिर जो है वो नहीं पाई गई थी। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की किस वर्ष में खोजा गया था। देखो दोस्तों, अभी मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया कि हड़प्पा सभ्यता की खोजकर्ता कौन है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो खोजकर्ता है दोस्तों वो दयाराम साहनी है, जिन्होंने दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की जो खोज किया था वो 1921 ईस्वी में किया था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा सिंधु घाटी और आज की हिंदू धर्म के प्राचीन संस्कृति के बीच जैविक संबंध किस पूजा से संबंधित होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जैविक जो संबंध है किस पूजा से होता है, तो इसका सही संबंध होगा दोस्तों पत्थर, वृक्ष और जानवर की पूजा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का वह एकमात्र स्थल जहां से कृत्रिम गोदीवारा जो मिला है उसके बारे में बताना है। तो इसका सही जवाब की बात करें, लेकिन इससे पहले इसका ऑप्शन देख लेते एक बार कि लोथल, कालीबंगन, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इसमें से क्या सही जवाब होगा। आप अपने कॉपी में भी नोट डाउन जरूर करें। ठीक है, अगर सिंधु घाटी की सभ्यता की बात करें तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों लोथल में जो है दोस्तों कृत्रिम गोदीवारा जो है वो पाया गया था। ठीक है, कहाँ पाया गया था, तो लोथल में पाया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पालतू जानवर में से जो सिंधु सभ्यता का टेराकोटा में अनुपस्थित था कौन था। टेराकोटा में कौन से जानवर अनुपस्थित थे, इसके बारे में बताना है। तो भैंस, भेड़, गाय, सूअर। भैंस, भेड़, गाय, सूअर। इसका सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब होगा गाय, जो सिंधु घाटी सभ्यता के टेराकोटा में अनुपस्थित है, लेकिन बाकी भैंस, भेड़ और सूअर पाए गए थे। इनमें से कौन सिंधु शहर है जो बिना गढ़ किला का था। यहाँ बताना है दोस्तों कि कौन सा जो है बिना किला का शहर है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब कौन सा होगा, चनहुद्रो। चनहुद्रो जो है बिना किला का शहर था। ठीक है, अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं थी, क्या थी। यहाँ पर प्राकृतिक की शक्तियों की पूजा होती थी, प्राकृतिक की शक्तियों की, या व्यवस्थित शहरी जीवन थी, या देहाती खेती थी, या जाति आधारित समाज था। इसका सही जवाब होगा व्यवस्थित शहरी जीवन थी। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मकान प्रायः बना होता था किस चीज़ का, तो दोस्तों इसका उत्तर यहाँ पर दिया हुआ पक्की ईंटों का बना होता है। चलो इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु कौन सा था। दोस्तों यहाँ पर बोला जा रहा है कि मानव द्वारा प्रयोग किया गया पहला धातु कौन सा था। ठीक है, तो पहला धातु दोस्तों तांबा था। ठीक है, कौन सा था, तांबा था, और इसके बारे में मैंने आपसे पहले भी एक क्वेश्चन कर चुका हूँ। अगला प्रश्न है कि देवी माँ की पूजा संबंधित थी किससे, देवी माँ की पूजा के संबंधित किससे थी दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं कौन सी थी,
ऑप्शन एक है नगर सभ्यता, कृषक सभ्यता या मध्य पाषाण सभ्यता या पूरा पाषाण सभ्यता। इसका सही जवाब क्या होगा? अगर 91 की बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं की, तो दोस्तों इसका प्रमुख विशेषताएं जो थी वो इसकी नगर सभ्यता थी। ठीक है, 91 का आपका ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन की बात आई है तो सबसे बड़ा भवन अनागर जो है, जहां अनाज रखा जाता था, वो है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? हड़प्पा सभ्यता के प्रथम खोजकर्ता की बात आई है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो दोस्तों यहाँ दयाराम साहनी का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, लेकिन अगर इसका सही जवाब बात करें तो बिल्कुल सही जवाब दयाराम साहनी ही होगा। अगला प्रश्न है कि कालीबंगन स्थित है कहाँ, किस राज्य में स्थित है कालीबंगन? आपको बताना है अपने कमेंट सेक्शन में। कालीबंगन की बात आई है तो कालीबंगन कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणीय थे? हड़प्पावासी जो है किस वस्तु का उत्पादन सबसे ज़्यादा करते थे? दोस्तों इसका सही जवाब होगा कपास की। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सबसे अग्रणीय थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस द्रव का उपयोग हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण में प्रमुख रूप से किया गया था? टेराकोटा, कांसा, तांबा या लोहा? बात करते हैं दोस्तों इसका सही जवाब की, तो टेराकोटा का उपयोग किया गया था यहाँ की जो मुद्राओं का निर्माण करने में। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानघर पाया गया है कहाँ? सिंधु घाटी की सभ्यता का विशाल स्नानघर कहाँ पाया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो में। ठीक है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा विशाल स्नानघर पाया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने भारत में मोहनजोदड़ो के प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है? ऑप्शन है बांग्लादेश, भूटान, चीन, पाकिस्तान। इसका सही जवाब क्या होगा? अगर इसकी सही जवाब की बात करें तो पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने कहा है कि भारत देश से मोहनजोदड़ो की जो प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा जो है वो वापस दिया जाएगा भारत को। अगला प्रश्न है कि सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी क्या? कृषि, व्यापार, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन या बढ़ईगिरी? सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। इसका सही जवाब क्या होगा? अगर इसकी सही जवाब की बात करें तो कृषि। जी हाँ दोस्तों, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि। अगला प्रश्न है कि सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता या माया सभ्यता? इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। तो दोस्तों ये था 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर 50 से 52 मिनट के अंदर मैंने यहाँ पर करके दिखाया आप लोगों के साथ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, 2 घंटे का आपके एग्जाम में पेपर होती है और हमने यहाँ पर 60 मिनट के अंदर दोस्तों इस क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया है, जिसमें 25 जीके के क्वेश्चन थी, 25 हिंदी के क्वेश्चन थी, 25 फिजिक्स के क्वेश्चन थी, 25 जो है आपकी हिस्ट्री क्वेश्चन थी और यहाँ एक भी निगेटिव मार्किंग आप लोगों के लिए नहीं था। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये थी। और साथ ही दोस्तों अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो। आपको लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ सकते हो। साथ ही दोस्तों आगे की सेट प्रैक्टिस के लिए आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हो यूट्यूब के ऊपर। आपको एक ब्लू कलर का बटन दिख रहा होगा, वहाँ 156 रुपीज़ की प्राइस लगती है। आप लोग यहाँ ज्वाइन होते हो दोस्तों तो आप लोगों को एक सारा बेनिफिट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको पूरे PDF मटेरियल आप लोगों को यहाँ दिया जाएगा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, AK इंडिया को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। PDF आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री आप लोगों को यहाँ मिल जाएगा। अगर आप ज्वाइन नहीं करना चाहते तो आप www.akindiajob.com को गूगल पर सर्च कीजिए और वहाँ से PDF को डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, कमेंट बताइए कि आप लोगों को आज की सेट प्रैक्टिस कैसी लगी। और साथ ही दोस्तों आप लोगों के लिए जो मैंने एक मोटिवेशनल कोट्स थोड़ा सा लिखा था, एक बार देख लीजिए ज़रूर, आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बदलाव ये कर सकता है। तो बस इसी उम्मीद से कि आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आप लोगों को पसंद भी आया होगा ये वीडियो, बिहार पुलिस की सेट प्रैक्टिस। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की आप लोगों के आगे भी दिनों में सेट प्रैक्टिस डेली मिलेगी, डेली रात 9 बजे। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।